नमस्कार। सप्ताह की सुर्खियों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी। आज हम आपसे इस हफ्ते की उन बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही और जिन्होंने बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है। यूपी में डेंगू, वायरल और टाइफाइड बुखार ने कैसे कहर बरपा रखा है। बच्चों से लेकर बड़े इससे प्रभावित हैं और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपयों का बंदरबाट हो गया और कई गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा गए। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे किसानों के साथ मीटिंग के नाम पर अधिकारी 92 लाख रुपए डकार गए और यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में छोटे दल किसका खेल बनाएंगे और किसका बिगाड़ेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर हम सबने देखी। उस दौरान जो मंजर था वो शायद ही किसी के जहन से कभी निकल पाएगा। रोते बिलखते बच्चों और परिवारों के आंसू शायद ही कोई भूल पाएगा। न जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, बेड न मिलना, एम्बुलेंस की कमी हो जाना और फिर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी न होना। वो तस्वीरें कभी धुंधली नहीं पड़ेंगी क्योंकि इन्हीं वजहों से लाखों लोग काल के गाल में समा गए। 2 साल में कोरोना ने जितना तांडव मचाया उसे हमने अपनी आंखों से देखा है। हम सभी ने बहुत से अपनों को खो दिया। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का पति, किसी का बेटा और किसी का भाई बहन। वो दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त जब जनता और विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि पहली लहर के बाद सरकार की कोरोना को लेकर क्या तैयारी है, ऑक्सीजन की कमी आखिर कैसे हुई, वेंटिलेटर की कमी कैसे हुई, तो जवाब यह था कि साहब कोई भी सरकार इतनी बड़ी महामारी के लिए पहले से सारी तैयारी नहीं कर सकती। हम एकदम से अस्पताल नहीं खड़े कर सकते और एकदम से बेडों का इंतजाम भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, जनता ने भी सरकार की इस बात को माना और थोड़ी बहुत सहमति जताई, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार थमते ही एक रहस्यमयी बुखार जो डेंगू, वायरल और टाइफाइड के नाम से आफत बनकर आ गया है और एकदम से कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और एक बार फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में धीरे धीरे डेंगू अपने पैर पसार रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर फिरोजाबाद में दिखा क्योंकि फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा मरीज मिले और वहीं सबसे ज्यादा मौतें भी हुई। अकेले फिरोजाबाद में 50 से ज्यादा मौतों ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। सरकारी अस्पताल में बेड फुल हो गए और मरीजों को यह कहकर भगा दिया जा रहा है कि इलाज के लिए जगह नहीं है, दूसरे अस्पताल ले जाइए। अच्छा, हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर अलग ही तरह का काम करते हैं। वो सरकार से सैलरी भी लेते हैं और मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवा लाने के बहाने अपना कमीशन का जुगाड़ भी बनाए रखते हैं। और डॉक्टरों का ये खेल एक गरीब की जेब पर कितनी चोट मारता है, यह आप सोच सकते हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बच्चों की मौत के मुंह में जाने से सरकार कैसे बचाएगी। कोरोना की 2 लहरों के बाद सरकारी अस्पतालों में तैयारियां कैसी हैं, फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद यूपी में डेंगू अटैक, फिरोजाबाद में बीमारी का बम्पर प्रकोप, बच्चों को तेजी से बना रहा शिकार, 50 से ज्यादा लोगों की मौत, बीमारी से कई परिवार तबाह, गंदगी और जलभराव से फैली बीमारी, निगम और प्रशासन की भीषण लापरवाही, मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था कि डेंगू और वायरल बुखार ने यूपी में कहर बरपाना शुरू कर दिया। कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद लोग एक बार फिर से दहशत में आने लगे हैं और उन्हें लग रहा है कि कोरोना एक बार फिर रूप बदल कर लौट आया है।
डेंगू और वायरल ने दस्तक देते ही सबसे पहले फिरोजाबाद में अटैक किया, जहां बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालात ये है कि फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बेड न होने का हवाला देकर भर्ती नहीं किया जा रहा है। देखिए, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो नज़ारा है उसको मैं भारत समाचार के माध्यम से बयान करने का प्रयास करूंगा कि ये मरीज अभी ऑटो से, प्राइवेट ऑटो करके यहाँ तक आए थे और ये अस्पताल जो बच्चों का है, इनको नहीं मालूम था कि यहाँ बच्चे भर्ती होते हैं, बड़े उतरे, अंदर तक गए, इनसे ये कह के मना कर दिया गया। क्या कह के मना किया आपसे? ये कह दी यहाँ भर्ती नहीं होते, जो बच्चों का हॉस्पिटल है। अब कहाँ बोला है, कहाँ जाइए? ये कहिए 5 नंबर में ले जाओ, पुराने हॉस्पिटल। इनसे बोला है 5 नंबर अस्पताल जो पुरानी हॉस्पिटल है उसमें जाइए। यहाँ से उसकी दूरी आधा किलोमीटर दूर है। कोई सरकारी वाहन, एम्बुलेंस नहीं है, कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। अब बेचारे देखिए, ये हालत मरीज की है कि रेफर के नाम पर जो औपचारिकताएं की जा रही हैं, रेफर के नाम पर इधर से उधर घुमाया जा रहा है। जो मरीज ऑटो करके लेके आया हो वो अब कैसे आधा किलोमीटर का सफर करेगा? ये सब चीजें मानवीय दृष्टिकोण से देखने वाली हैं और इस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। इनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मरीज को कैसे ले जाया जाए। न केवल फिरोजाबाद बल्कि यूपी के कई जिलों में डेंगू ने हलकान करना शुरू कर दिया है। कन्नौज, रायबरेली के साथ लखनऊ के अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रोजाना करीब 500 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, तो वहीं फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर सहित कई इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते डेंगू के मरीजों का इजाफा हो रहा है। डेंगू के बढ़ते मरीजों पर सीएमएस अस्पताल के निदेशक एसके नंदा का कहना है कि डेंगू उन इलाकों में साफ सफाई का अभाव है। उन्होंने कहा कि साफ पानी और शुद्ध खाने से इसका बचाव किया जा रहा है, तो वहीं डेंगू के रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। देखो भाई, ये सीजन है जो बारिश का और जो अगस्त सितंबर का होता है, इसमें ये बीमारियां फीवर की ज़्यादा होती हैं। फीवर के साथ में गैस्ट्रोएंटराइटिस के भी केसेस होते हैं, डायरिया वोमिटिंग वाले। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि पानी को उबाल के रखें और उसको सुबह शाम बदलते भी रहें और उसको इस्तेमाल करें। बासी भोजन ना करें, बाहर का भोजन को अवॉइड करें। खाना खाने से पहले हाथ को धुलें, खाना खाने के बाद धुलें, साफ सफाई रखें, तो ये सब बीमारियां नहीं होंगी। डेंगू की दस्तक से लखनऊ के निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लोहिया संस्थान और पीजीआई में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने से मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। कोविड की दूसरी वेव अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि कोविड के साथ साथ अब टाइफाइड और डेंगू ने पूरे राजधानी लखनऊ में अपना जो कहर है वो ढाना शुरू कर दिया है। अगर ओपीडी की बात करें तो ओपीडी में कम से कम 20% केसेज ऐसे हैं जो केवल फीवर, वायरल फीवर और डेंगू के आ रहे हैं लगातार। प्राइवेट सरकारी अस्पताल, चाहे बलरामपुर हो, सिविल हो, लोहिया अस्पताल हो, लोकबंधु हो, यहाँ पर इन संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और संख्या की बात करें तो करीब 500 की संख्या सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन पहुंच जा रही है। सिविल और बलरामपुर में करीब 200 पेशेंट के केस की जो लिस्ट है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ऑफिशियल लिस्ट में अब तक केवल 54 केसेज आए हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में भी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण है कि राजधानी लखनऊ में बरसात के बीच में जिस तरीके से जल भराव और तमाम गंदगियां हैं उसको खत्म करने के लिए कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल रही है। और लगातार टाइफाइड और डेंगू जो है वो उसका प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और लोग लगातार परेशान हो जा रहे हैं। मौसम के बदलाव के साथ साथ इसमें क्या बचाव के उपाय होने चाहिए, उस पर भी कोई राहत देने के लिए जो है निकल करके सामने नहीं आ रहा है। देखना यह है कि इसका आगे कहर अभी कितना और आगे जारी होता है, क्योंकि पिछले साल डेंगू और टाइफाइड खास करके डेंगू से कई मौतें भी हुई थी। जिस तरह से डेंगू और वायरल फीवर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उससे लोगों में काफी दहशत फैल रही है। कोरोना की दूसरी लहर में क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं, ये हमसे छिपा नहीं है। और अब ऐसे में एक बार फिर से अस्पतालों में मरीजों से फुल होते वार्ड लोगों को डरा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। सप्ताह की सुर्खियों में अगली रिपोर्ट झांसी से है, जहां पर कृषि विभाग साल 2019 से डूब की जमीनों पर मुआवजे की मांग को लेकर किसानों से लगातार मीटिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है। 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला।
लेकिन इसी दौरान एक किसान द्वारा लगाई गई आरटीआई में इस बात की जानकारी हुई कि मीटिंग के नाम पर यह अधिकारी 92 लाख रुपए डकार गए। जी हां, 92 लाख। इन 92 लाख रुपए में 20 लाख का डोसा खाया, 17 लाख का पानी पिया और मुंह मीठा करने के नाम पर 5 लाख की मिठाई भी खाई। लेकिन जिसके साथ ये मीटिंग कर रहे थे, यानी कि हमारे किसान भाई, उनको ना तो डोसा पूछा, ना पानी पूछा, ना तो मिठाई खिलाई। हाँ, उन्हें अगर कुछ मिला तो इन 92 लाख रुपए का डोसा खाने वाले अधिकारियों का आश्वासन ही मिला। मुआवजे से ज्यादा ये अधिकारी चाय पानी कर गए और इस पर अधिकारी सफाई ये दे रहे हैं कि हमने तो भाई साहब 92 लाख का डोसा नहीं खाया, बल्कि उस दुकान का नाम डोसा कॉर्नर है। अब आप ही बताइए कि मीटिंग के नाम पर किसानों के साथ छल करने वाले अधिकारियों के साथ क्या सलूक किया जाए। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। कृषि विभाग का घोटाला, अफसर डकार गए 92 लाख, डोसे, मिठाई, पानी का बिल 92 लाख। आरटीआई से खुली विभाग की पोल। झांसी के कृषि विभाग ने किसानों के साथ ऐसा खेल खेला जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। सिर्फ किसानों के साथ मीटिंग में खान पान के खर्चे का बिल 92 लाख बना डाला, जिसमें 17 लाख का तो मिनरल वाटर किसानों को पिलाया, 20 लाख का डोसा खिलाया, 5 लाख की मिठाई खिला डाली। लेकिन किसानों का कहना है कि उन्होंने कभी भी मीटिंग में ना तो डोसा खाया और मिठाई का तो मुंह भी नहीं देखा, और मिनरल वाटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये खुलासा हुआ है आरटीआई से, जब किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर बिदुआ ने आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी, जिसके मुताबिक साल 2019-20 में उप कृषि निदेशक प्रसार के कार्यालय से 20 लाख का डोसा कानपुर के बाबा अम्बे से मंगाकर किसानों को खिलाया गया। दयाराम प्रजापति स्वीट मेकर से 5 लाख की मिठाई खिलाई गई, जबकि हकीकत तो कुछ और ही है। किसानों को मीटिंग में ना तो कभी डोसा मिला और ना ही कभी मिठाई, पूरी सब्जी जरूर खिलाई गई। कृषि विभाग ने 2019 में 3 महीने में जो हमारे यहाँ गोष्ठियाँ होती हैं, गोष्ठियों में 20 लाख का इन्होंने डोसा खिलाया, और वो भी कानपुर से मंगा के। बाबा अम्बी डोसा वाला कानपुर का है, कानपुर से डोसा मंगाया। 17 लाख का यहाँ पानी मंगाया, जो बोतलें आती हैं पानी की। 5.5 लाख की मिठाई उन्हीं 3 महीने में खिलाई। ऐसे कुल मिला के 92 लाख का लफड़ा हुआ है। ये 92 लाख का घोटाला हुआ है। जब इनसे हमने आरटीआई के तहत मांगे तो कुछ दिए हैं इन्होंने प्रपत्र, बाकी कुछ ही दे नहीं रहे हैं। 2 सालें हो गई हैं। यही नहीं, कृषि विभाग के दफ्तर से 3 प्राइवेट फर्म और 3 एनजीओ को लगभग 92 लाख का भुगतान किया गया, और कागजों पर जो फर्जीवाड़ा किया गया अब वो सामने आ गया है, जिसके बाद कृषि विभाग का घोटाला भी बाहर निकल आया है। वहीं अब कृषि विभाग के उप निदेशक के सिंह जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये आरोप सही नहीं है। जैसे वो इसमें दे दिया कि इतने का डोसा खिलाया, अगर वो डोसा का उसका बिजनेस है और भी पूरी सब्जी भी हो सकता है खिलाया हो, उसने वहाँ दिया हो, तो अब डोसा को लेकर के डोसा खिलाया, क्योंकि वो डोसा तो उसका वो है अपना, हो सकता है फर्म, उसने फर्म का नाम हो उसका डोसा, तो ये थोड़ी कि डोसा ही खिलाएगा। और पानी का जो लिखा है उसमें कितना लाख का पानी भी सही नहीं है। लेकिन एक बार फिर किसानों के हक पर डाका पड़ा। सरकारी कागजों में 5 लाख की मिठाई, 20 लाख का डोसा, 17 लाख का पानी पिला दिया गया, और जबकि किसानों को तो मीटिंग में कुएं का पानी भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये, इस घोटाले को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई आखिर कब होगी? झांसी से एसएस झा की रिपोर्ट, भारत समाचार। इन दिनों लगभग रोज आप भी ये सुन रहे होंगे कि बाढ़ से सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए और किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। झोपड़ियों में रहने वाले सड़क पर आ गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपी के 17 जिलों के लगभग 1000 से भी ज्यादा गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई गांव पानी की चपेट में आकर डूब गए हैं और किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों का कहना है कि राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों को कुछ भी नहीं मिला। अब बात यह है कि कटान से बचाव के लिए सरकार ने तो कदम उठाया, लेकिन भ्रष्टाचार बीच में आ गया। अब आप कहेंगे कि ये गोल गोल बातें क्यों? तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं।
दरअसल हमारे यहाँ भ्रष्टाचार एक रिवाज हो गया है जो हर बड़े छोटे काम से पहले होगा ही। जी हाँ, ऐसा ही बलरामपुर में भी हुआ। अब बलरामपुर में जलस्तर बढ़ने से राप्ती नदी पूरे उफान पर थी। ये तो आपने भी सुना होगा, हमने तस्वीरें भी दिखाई। नदी में कटान लगातार हो रहा था। ऐसे में बाढ़ का खतरा लगातार आसपास के गांव पर मंडरा रहा था। बलरामपुर के मेहरी गांव में बाढ़ कटान को रोकने के लिए सरकार ने 3 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट पास किया था, जिसमें राप्ती नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग, जियो बैग और पर्क्यूपाइन प्रयोग करना था, जिससे कि कटान को कहीं ना कहीं रोका जा सके और गांव को बाढ़ से बचाया जा सके, जिससे आसपास के इलाकों में पानी ना भरे और लोगों के घर जलमग्न ना हो। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी, करोड़ों रुपए देखकर किसकी जीप से पानी नहीं टपकता। समझने वाली बात तो ये है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए का अधिकारियों ने जमकर बंदरबाट किया और नदी के किनारे एक भी जियो बैग नहीं मिला। जियो बैग और तमाम चीजों के नाम पर अधिकारियों ने चंद बोरियों में बालू भरकर नदी के किनारे पानी रोकने के लिए लगा दिए और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अब करोड़ों रुपयों का बंदरबाट भी हो गया और किसी को कानों कान हवा नहीं लगी। जो 3 करोड़ 18 लाख तबाही से लोगों को बचाने के लिए आए थे, वो देखते देखते उसी पानी में बह गए और दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए हैं। इन्हीं पैसों से आपको हम बता दें कि नदी की कटान रोकने के लिए 2 मीटर की गहराई से पिचिंग तटबंध का निर्माण भी कराना था, जिसका निर्माण तक नहीं कराया गया और पैसा हजम कर लिया गया। अब बलरामपुर के मेहरी गांव के हालात ये हैं कि दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और वहां रहने वाले गरीब बेचारे दर दर भटक रहे हैं और सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस मामले में गैसडी से बीजेपी विधायक शैलेश कुमार उर्फ शैलू सिंह ने इस भ्रष्टाचार को लेकर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को संबोधित एक पत्र सीएम योगी को भेजा, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन हाँ, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बलरामपुर में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का हवाई जहाज से सर्वे जरूर कर लिया, लेकिन करोड़ों के घोटाले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते रहे। खैर, एक रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर में भ्रष्टाचार की कहानी, तबाही से बचाने में बड़ी नाकामी, करोड़ों के रुपयों का जमकर बंदरबाट, न कराया काम ना ही रुकी कटान। बाढ़, बारिश, तबाही और कटान से जहां लोग परेशान हैं, वहीं भ्रष्ट अधिकारी उसके राहत के लिए आए रुपयों का भी जमकर बंदरबाट कर रहे हैं। बलरामपुर के मेहरी गांव में बाढ़ कटान रोकने के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए का बंदरबाट किया गया। मेहरी गांव को कटान से बचाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। बरसात से पहले बोल्डर, पिचिंग, जियो बैग, इसी बैग और पर्क्यूपाइन प्रयोग करना था। नदी की कटान से रोकने के लिए किसी का प्रयोग नहीं किया गया। इस वक्त मैं मेहरी गांव में खड़ा हूं, जहां का बजट 3 करोड़ 18 लाख रुपए था और बारिश से पहले इसी पैक, जियो पैक और बोल्डर लगा करके इस कटान को रोकना था। लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारी और जिले प्रशासन के अधिकारी, मैं दिखाना चाहता हूँ, चंद बोरियों में मिट्टी, बालू डाल करके और इसको कच्ची काम करके और इस कटान को रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राप्ती नदी उफान पे आई, ये 3 करोड़ 18 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट था, बताते हैं अधिकारी, ये राप्ती नदी 3 करोड़ 18 लाख का जो 70% बजट था उसको बहा ले गई। बारिश से पहले नदी की कटान रोकने के लिए 2 मीटर की गहराई से पिचिंग तटबंध का निर्माण करना था, लेकिन कार्य नहीं किया गया। तटबंध को खोदकर चंद बोरियों में बालू भरकर अधिकारियों ने तटबंध बनाने का दावा कर दिया, जिसके बाद राप्ती नदी की तेज धारा में 3 करोड़ 18 लाख बह गए। दर्जनों गांव को राप्ती नदी ने अपनी चपेट में ले लिया और किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हो गई। ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये 3 करोड़ 18 लाख का बजट आया था हमारे यहाँ बोल्डर लगने का, लेकिन इतना बड़ा माफिया ठेकेदार को ठेका दे दिया गया कि उसने
30% 35% काम करके और सब मिट्टी ये दिए, देख लीजिए सब पूरा 2-2 5-5 किलो बोरी में मिट्टी डाला हुआ है। वो डाल करके यानी 2 महीना उसको भाग के हो गया। ये जो मेरा बांध था, पहले का जूना बांध था, वही कटवा करके बोरी में डलवा दिया, कहीं बाहर से मिट्टी भी नहीं लाया, यानी पूरा का पूरा पैसा वो खा गया। केसरी बीजेपी विधायक शैलेश कुमार उर्फ शैलू सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को संबोधित पत्र सीएम योगी को भेजा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बलरामपुर में बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया, समीक्षा बैठक की, लेकिन करोड़ों के घोटाले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते रहे। बलरामपुर से भारत समाचार के लिए मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सप्ताह की सुर्खियों में अंतिम रिपोर्ट राजनीति से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले छोटे छोटे दल जो है वो अब डिमांडिंग होते जा रहे हैं। यूपी की राजनीति में नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और 25 साल से लगातार विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता दल ने भी अपने चुनावी आगाज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से कर दिया है। इस दौरान राजा भैया ने कहा कि वो यूपी की 100 विधानसभा सीटों पर जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी अपनी डिमांड अब बढ़ा दी है। वो अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी से 70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि अब उनको 70 सीटें चाहिए लड़ने के लिए। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई बड़े दल बनाम छोटे दल की रह जाएगी या फिर इसमें जनता के हित की बात कहीं पर भी होगी, या फिर छोटे दल बड़े दलों के लिए वोट कटुआ की भूमिका में नजर आएंगे। इस पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार बड़े दलों से ज्यादा बड़ी भूमिका छोटे दलों की है। ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव सिर्फ छोटे दलों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 2017 में तो सियासी समीकरण समझ में आते थे, लेकिन इस बार 22 में पिक्चर कुछ क्लियर नहीं है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि कई छोटे दलों ने इस बार यूपी में सियासी समीकरण बदल दिए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनकी वापसी हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि ये बदलाव की बयार है। लेकिन दावों के अलावा अगर सियासी हालात पर नजर डालें तो इस बार यूपी में चुनावी हवा कुछ बदली सी है। शायद ऐसा पहली बार है जब इतने दल चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन छोटे दलों ने जिस दमदारी के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है, उससे इस बार के चुनावी समीकरण पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे 403 विधानसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अभी जो पूरे प्रदेश में हम लोग तिरंगा यात्रा आयोजित कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं तिरंगे के नीचे खड़े होकर कि हम उत्तर प्रदेश को अशिक्षा से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बदतर कानून व्यवस्था से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। पार्टी जीतने पे लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी। जहां प्रत्याशियों की मजबूत स्थिति होगी वहां पे लड़ेगी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें अभी हमारी नज़र में ऐसी हैं जहां जनसत्ता दल के कार्यकर्ता सक्रिय होकर के पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हैं और वहां अपने जनसत्ता दल के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में। 403 पर हम प्रभावशाली हैं। 160 सीट हमारे जिम्मे है कि जिताने का मैंने रखा है कि ये 25-30 हज़ार वोट हम आपको दिला दें। 70 सीट पर हमारे कंगारू गए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, नौजवान के साथ काम किया है, हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में 2017 के चुनाव परिणाम को दोहराने जा रही है और एक रिकॉर्ड जीत हासिल करने जा रही है। बहुत सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव के आधार पर खड़े होते हैं, ऐसे दल पूरी तरह से जनता द्वारा खारिज किए। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में पूरे दमखम के साथ सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जल्द ही वो कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी करने वाले हैं। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे केजरीवाल अब यूपी में सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ
जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा विधायक राजा भैया ने भी 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार 31 अगस्त को अयोध्या में राम लला के दर्शन करने के बाद राजा भैया ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद बीजेपी से 70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनकी डिमांड नहीं मानती तो वो क्या करेंगे? अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी से कम सीटों पर भी समझौता कर लेंगे? मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो किसी से समझौता नहीं करेंगी। सपा, कांग्रेस और बीजेपी के साथ अब कौन कौन से छोटे दल जुड़ेंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ओपी राजभर किस तरफ जाएंगे, ओवैसी किसका समर्थन करेंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। शिवपाल की प्रसपा किसके साथ गठबंधन करेगी, इस पर भी संशय है। एक संभावना ये भी है कि छोटे दल चुनाव के आखिर तक आपस में मिलकर कोई मोर्चा बना ले, लेकिन इसकी संभावना कुछ कम दिखाई पड़ती है। बस कुछ दिनों का समय और बचा है, जल्द ही स्थिति पूरी तरह से साफ होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सप्ताह की सुर्खियों में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।